हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में बात करेंगे मैटर और मैटर की प्रॉपर्टी और उन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके आने वाली जो क्लास 10th हैं उसके लिए आपका बेस क्लियर करके वो पॉइंट चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैटर होता क्या है, मैटर की डेफिनेशंस क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मैटर है तो मैटर के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अब इसको समझते हैं। एनीथिंग का मतलब है कि जो कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो, जो कि मास और वॉल्यूम को यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कुछ ना कुछ भार तो होगा ही, और अगर उसको कहीं पर भी रखते हैं तो वो कुछ जगह भी घेरता है। तो जो भी ये दो प्रॉपर्टी रखे, जो भी चीज़ें दो प्रॉपर्टी रखती हैं, उनको हम मैटर बोलते हैं। तो यही हमने कहा कि एनीथिंग यानी कुछ भी, विच हैज़ मास जो भी मास रखता हो और स्पेस को यानी कि वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो, घेरता हो, उसे हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एयर है। एयर अगर आप किसी बैलून में भरते हैं तो बैलून में जो एयर भरी जाएगी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, और आप देख सकते हैं कि अगर आप उसको कहीं पर रखेंगे तो थोड़ी बहुत जगह तो वो घेरता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी मैटर है। वाटर, शुगर, सैंड, मिल्क एट्सेट्रा, इन सभी को हम मैटर बोलने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें आपको चारों तरफ दिखेंगी वो सभी क्या है, मैटर हैं। हम मैटर हैं, आपकी कॉपी, पेन, मोबाइल, सभी क्या हैं, ये मैटर हैं। आगे चलते हैं। आगे इसने क्या बोला है, सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। मतलब क्या है कि बहुत पहले से ही जो इंसान हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझते समझते हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन अभी तक नेचर के जो सीक्रेट्स हैं वो पूरी तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। तो ये साइंस जो है आगे रेगुलर चलती रहेगी इसी तरीके से, और जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको बुक में पढ़ने को मिलते रहेंगे। जैसे कि क्या कहा गया कि अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। 5 बेसिक एलिमेंट्स में जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया कि ये जो मैटर है ये 5 चीज़ों से बना हुआ है। कौन कौन से? अर्थ, एयर, फायर, स्काई, वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये 5 जो एलिमेंट थे इन्हीं को बोला गया पंच तत्व। तो इंडियन साइंटिस्ट या फिर इंडियन फिलोसफर इनको क्या बोलते थे? पंच तत्व बोलते थे, जो कि मैटर को क्लासिफाई करते हैं। उनका ये मानना था कि सभी चीज़ें जितनी भी मैटर हैं वो सभी क्या हैं, इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बनी हैं। ठीक है, पहले ये माना जाता था, लेकिन आगे जब और ज़्यादा रिसर्चेज हुई तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, जब ये पंच तत्व माने जाते थे कि सभी मैटर्स इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, तो उन्होंने क्या कहा था कि एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। जितने भी लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग आप जानते हैं। लिविंग्स जो हैं जैसे हम हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ये सभी जो है ये लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या हो गया, जैसे आपके क्लॉथ्स हैं, कॉपी है, पेन है, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सभी किससे मिलकर बनी हैं? 5 एलिमेंट से। ऐसा पहला जो है मानना था साइंटिस्ट का। लेकिन आगे जैसे जैसे रिसर्चेज होती रही तो आगे मॉडर्न डे साइंटिस्ट यानी कि आज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा, क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। मैटर को 2 तरीके से उन्होंने क्लासीफाई किया, 2 तरीक़ों से मैटर को डिवाइड किया। पहला उन्होंने क्या बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर उनको अलग किया। दूसरा उन्होंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इनको अलग करें।
ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैटर्स को क्लासीफाई कर दिया गया। तो मैटर के दो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर बनता कैसे है। ठीक है, मैटर जो है वो बनता कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर जो बना है वो किन चीज़ों से बना है, वो क्या हैं जिनसे मैटर मिल करके बना। आइएगा इसको भी जान लेते हैं। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी वेरी वेरी स्मॉल, जिसको बोला जाता है टीनी बोलते हैं या फिर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच मेक्स अप मैटर आर सो स्मॉल। ठीक है, तो मैटर जो है वो मेड अप यानी बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, और वे पार्टिकल्स जो बनाते हैं मैटर को आर सो वेरी स्मॉल, मतलब क्या है, बहुत छोटे होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी दैम, मतलब उनको हम नहीं देख सकते। जो हमारी नॉर्मल आइज़ हैं हम उनको नहीं देख सकते। नॉर्मल आइज़ से ही क्या, इवन विद ए हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप, उनको हम हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये मानना था जब उन्होंने मैटर्स के पार्टिकल्स को देखा। तो जान लीजिएगा आप इस बात को कि मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि उनको नेक्ड आइज से ही क्या, हम उनको हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा समझाने के लिए डायग्राम दिया गया है कि ये एक मैटर है। ठीक है, इसको बोला गया मैटर, और इसके अंदर जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं हमने इनको माना कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अब बात करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर नेचर ऑफ मैटर। किस तरीके से हमें पता चला कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला हम देख सकते हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पता चला कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिल करके बना है। इसी को आप बोल सकते हैं कि मैटर पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कैसे पता करें कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं और उस एक्टिविटी को समझते हैं किस तरीके से ये प्रूफ कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आइए देखिए, एक यहाँ पर बीकर लिया गया, उसमें कुछ वाटर ले लिया गया, और वाटर के जो ऊपर का सरफेस है यानी कि जहाँ तक उस बीकर में वाटर भरा हुआ है उसको हमने मार्क कर लिया। ठीक है, जिससे कि ये पता रहे कि अगर हम उसमें कुछ भी चीज़ डालते हैं तो लेवल घटता या बढ़ता है, तो हमें उस मार्किंग से पता चल जाए कि इस लेवल से ऊपर या फिर नीचे वाटर का लेवल हो गया है। तो आइए देखते हैं अब क्या किया उन्होंने। अब आगे हमने क्या किया कि इस बीकर में जिसमें वाटर भरा हुआ था उसमें हमने थोड़ी सी शुगर डाल दी। ठीक है, थोड़ी सी शुगर डाल दी और शुगर डाल करके उसको एक ग्लास रॉड से घुमा दिया, मतलब उसको घोलने लगे। जब वो घुलने लगी तो हमने क्या देखा कि जब हमने उसको पानी में गिराया था तो वाटर लेवल थोड़ा सा राइज हुआ, थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ गया था। लेकिन अगर हम उसको घोलते रहें तो आप देखोगे कि चीनी के पार्टिकल्स छोटे होते जाएंगे और पानी में घुलते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा आपको चीनी के पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो चीनी के पार्टिकल्स जब घुलने स्टार्ट हुए तो थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते गए, और एक टाइम ऐसा आया वो इतने छोटे पार्टिकल्स हो गए कि आपको या हमको वो दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल फिर भी सेम है, उसमें हमने चीनी भी डाल दी लेकिन लेवल फिर भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ऑब्जर्वेशन हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी यानी जब हम इस एक्टिविटी को कर रहे थे तो द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर रिमेन द सेम। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि इसको घुलने के बाद भी लेवल जो है वो बीकर का सेम रहा। तो द ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टेस्ट स्वीट, मतलब क्या है, जब हमने सॉल्यूशन की एक बूंद को टेस्ट किया तो वो हमें मीठी लगी। एंड द शुगर क्रिस्टल्स का मतलब होता है शुगर के जो पार्टिकल्स थे, आर नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन, और जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो हमको दिखाई नहीं दिए। ठीक है, हमने उसको टेस्ट किया, मीठा लगा,
और देखा कि उसमें चीनी तो दिखाई ही नहीं दे रही। ठीक है, तो आगे कंक्लूजन क्या निकलता है, आइए। दिस एक्टिविटी शोज दैट द मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। देयर आर सम वैकेंट स्पेस कॉल्ड वॉइड्स। अब ये पार्टिकल्स कहाँ गए? देखिए, अगर वहाँ पर स्पेस ना होता तो लेवल राइज होता, पानी का लेवल बढ़ जाता, लेकिन पानी का लेवल सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए चीनी के, वो पार्टिकल्स उन स्पेस में जाके बैठ गए जिस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था। ठीक है, तो आइए क्या क्या कहा आगे जाके। व्हेन शुगर इज एडिड टू वाटर एंड मिक्सड वेल देम। जब हमने शुगर को वाटर में ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स किया तो द एम्प्टी स्पेस वर ऑक्यूपाई बाई शुगर पार्टिकल्स। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस था, खाली जगह थी, उनको शुगर पार्टिकल्स ने भर दिया। सो इट डिजॉल्व्ड एंड फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ वाटर विद शुगर। और उसने जो है घुल करके, यानी कि चीनी ने घुल करके उसको यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाया, यानी कि हमें पानी एक जैसा ही दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन वाटर विद शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और दूसरा कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और कोई भी मैटर पार्टिकल्स हो वो स्पेस रखते हैं अपने बीच में। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा जहाँ पर और छोटे पार्टिकल्स आकर के बैठ सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है और उस बीकर में 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, और वाटर में हमने KMnO4 को मिक्स किया। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसको आप याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। आपसे कभी भी आपका वाइवा या किस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो KMnO4 जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट है। तो 100 ml में जब हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट को डिज़ोल्व किया, घोल दिया, तो उसका थोड़ा कलर जो है वो पिंक हो जाता है। अब उस पिंक कलर को हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि पर्पल कलर बोलते हैं या पिंक कलर बोल दें आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब KMnO4 के घुलने के बाद। अब ये अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो इसमें से हमने 10 ml सॉल्यूशन को बाहर निकाला, और उस 10 ml सॉल्यूशन को नेक्स्ट जो ये बीकर था इसमें 90 ml वाटर था, उस 90 ml वाटर में हमने ये 10 ml जो है मिक्स किया, तो वो भी 100 हो गया। ठीक है, यानी कि 90 ml तो वो पहले था, 10 ml हमने और मिक्स किया, तो टोटल कितना हो गया 100। अब ये 100 जो है इसका कलर और ये वाला जो है इसका कलर दोनों का चेंज था। जो यहाँ पर फर्स्ट वाला था ये, इसका कलर जो है थोड़ा डार्क था, और हमने यहाँ पर देखा तो थोड़ा लाइट होने लगा। अब आगे भी हमने सेम प्रोसेस ऐसे ही किया कि इस बीकर में से 10 ml को बाहर निकाला, और नेक्स्ट बीकर में जो 90 ml था उसको हमने 10 ml को ऐड कर दिया, तो 100 ml हुआ। अब यहाँ पर देखा कि जो कलर है वो और लाइट हो गया। आगे हम ऐसे ही प्रोसेस करते रहे तो लास्ट में हमने देखा कि कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कलर के पार्टिकल्स थे, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जा रहे थे, और छोटे में टूटे, और छोटे पार्टिकल्स में टूट गए, और छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं मैटर के। ठीक है, तो यहीं से हमने जाना कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। आइए कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या किया जब हमने KMnO4 को मिक्स किया, आगे जा कर के उसको लाइट कलर हमें मिला, तो देखिए क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में क्या है यहाँ पर कि व्हेन वी ऐड KMnO4 इनटू द वाटर, जब हमने इस वाटर में KMnO4 को ऐड किया तो वाटर बिकम पिंक या फिर पर्पल, यानी कि कलर तो आएगा ही, क्योंकि KMnO4 जो है वो कलरफुल होता है।
बट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि जब उसमें पानी में हम और मिलाते गए, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ाते गए, द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजिंग, मतलब जो कलर था वो डिक्रीज होता गया। मैंने कहा था ना कि वो लाइट होता जा रहा है, कलर जो है, लाइट का मतलब क्या है, कलर फीका होता जा रहा है, और कलर फीका होता जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी डाउन होगी। तो कलर की जो है हमने इंटेंसिटी को डिक्रीज होते देखा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस एक्टिविटी से कि आफ्टर ऑब्जर्व करने के बाद इस एक्टिविटी को वी कैन कंक्लूड दैट ईच पार्टिकल और पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स। मतलब क्या है कि जब हमने इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया तो हम कह सकते हैं, हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एक एक पार्टिकल्स, यानी कि ईच पार्टिकल्स या फिर ईच पीसेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जो बना हुआ है वो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ है, और नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स को बोलते क्या हैं, हम एटम बोलते हैं। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स वो एटम कहलाता है। डेफिनेशन अगर एटम्स की कहें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्लियर? तो इस मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स जो कहलाएगा वो एटम कहलाएगा। आगे देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इसको कैसे देखा जाए, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा कोई पार्ट वगैरह, कोई वुड कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ इंसेंस स्टिक लगा दी जिसको बोलते हैं अगरबत्ती। तो यहाँ पर देखिएगा, when the incense stick is unlight when to smell it, मतलब क्या है, जब हम इस अगरबत्ती को नहीं जलाते, ठीक है, तो इसमें स्मेल तो तब भी आती है। We will have to go very close to it, लेकिन जब हम इसके बहुत पास चले जाते हैं तब इसमें से स्मेल आती है। बट वेन द इंसेंस स्टिक इज लाइटेड, जब इसको हमने जलाया, देन तब वी विल गेट इट स्मेल फ्रॉम ए डिस्टेंस, तब हमें इसकी स्मेल डिस्टेंस तक जो है फील होती है। अगर हम एक कमरे में इंसेंस स्टिक जला दें, अगरबत्ती जला दें, दूसरे कमरे में बैठे हैं या फिर अपने घर से कमरे से बाहर बैठे हैं, तो वहाँ तक भी इसकी स्मेल पहुँच जाती है। इसका मतलब क्या है, एयर के थ्रू ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब हमने ऐसा देखा कि इंसेंस स्टिक की जो स्मेल है वो बाहर तक जा रही थी, तो क्या कंक्लूजन निकला, आइए देखते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव काइनेटिक एनर्जी। अब ये वर्ड आपके सामने नया आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी जो है तब होती है जब कोई भी पार्टिकल्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रुका हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, स्टैटिक एनर्जी है। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में है तो वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। बट द काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स इज लोअर एंड लार्जर इन गैसेस पार्टिकल्स। और जब वो जली यानी कि स्मोक बना तो गैसेस पार्टिकल्स बने, और गैसेस पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा दूर दूर भागते हैं। लेकिन जब वो नहीं जली थी तो सॉलिड था, तो सॉलिड पार्टिकल्स तो दूर दूर जाते नहीं। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनको दूर दूर ले जा रही थी, यानी कि उसको और ज़्यादा मूव करा रही थी, तो दूर तक जो है स्मेल जाएगी। लेकिन जब उसको हमने नहीं जलाया तो वो सॉलिड थे, और सॉलिड पार्टिकल्स जो है वहीं थे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती क्योंकि वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। याद रखें, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती है। आइए नेक्स्ट है इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर।
ये कैसे पता करें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया कि आयरन नेल्स है, चॉक है या फिर रबर है। तो इन तीनों को एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में आप माइंड में रखिएगा कि बोला क्या जा रहा है और किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। देखिए, व्हेन वी ट्राई टू ब्रेक एन आयरन नेल, चॉक एंड रबर बैंड, जब हम आयरन नेल, चॉक, रबर बैंड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि आयरन नेल्स कांट बी ब्रोकन ईजिली, आयरन नेल्स को हम ईजिली नहीं तोड़ सकते, एंड द रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच लॉन्ग, और रबर बैंड को हम केवल खींच सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक एन आयरन नेल, whereas chalk is broken with a weak of light force। मतलब क्या है कि आयरन नेल को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन चॉक को ब्रेक करने में कम फोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या है इसका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस या फिर मटेरियल। डिफरेंट सब्सटेंस में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंट होगा। प्लास्टिक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में चेंज होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ पॉइंट नोट में हमने लिखे हैं, इन नोट पॉइंट को हमेशा आप याद रखिएगा, इन्हीं से जो है आगे डेफिनेशन जो है आपके समझ में आती है। फर्स्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। सॉलिड से कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच होगा, और नेग्लिजिबल यानी कि हम बोल सकते हैं कि लोवेस्ट, बहुत ज़्यादा कम या फिर होता ही नहीं है, वो है गैस। तो गैस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमीडिएट, और सॉलिड के पार्टिकल्स में मैक्सिमम। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले आप जानिएगा कि मैटर के पार्टिकल्स को देखते हुए हमने यहाँ पर 3 तरीके की स्टेट को बताया है। आपने देखा होगा कि अगर आप बर्फ़ को देखें तो बर्फ़ सॉलिड होती है, तो सॉलिड स्टेट, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा आप बाहर रख दो तो वो पिघलने लगती है, यानी कि लिक्विड स्टेट, ये रहा। आप उसको उबालने लगो तो उसकी वेपर बन जाती है, भाप बन के निकलती है, तो वो होती है गैसेस स्टेट। तो ये 3 स्टेट होती है मैटर की, जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। और भी स्टेट होती हैं, वो आप आगे 10th, 11th, 12th आगे जा कर के आप उन सभी स्टेट को पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आप 9th में केवल 3 स्टेट पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है, आइए। मैटर विच है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड्स। एक ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स हो, उसको हम सॉलिड्स कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, स्टोन है, सॉलिड है, वुड है, सॉलिड है, ब्रिक सॉलिड है, आइस, शुगर एट्सेट्रा, ये सभी क्या है, सॉलिड है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया गया है जिसको आपको याद रखना होगा कि सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड नहीं होते, जिसमें मरकरी एंड गैलियम, एक और है सीजियम, ये तो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक याद रखिएगा, मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो हम सभी जो बात करेंगे वो रूम टेम्परेचर करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर जो भी चीज़ होगी उसको सॉलिड्स कहेंगे, लेकिन मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो सभी मेटल सॉलिड नहीं होते, आप इस बात का याद रखिए। सभी मेटल सॉलिड नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पर। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं। सभी मेटल्स हार्ड नहीं होते, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं हैं। जैसे सोडियम है, वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड नहीं होता। आप सोचते हो कि मैटर को हम जो है नाइफ से कट नहीं कर सकते, लेकिन मैटर को नाइफ से कट कर सकते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, इनको नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सबसे पहला है इसका कि सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, आप कहीं पर भी रख दें वॉल्यूम वही रहेगा। सेकंड है सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप। ये जो कॉमा लगे हुए हैं ये हैं कि यही वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं। सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप, सॉलिड की शेप फिक्स रहेगी। ठीक है, आप जो है एक आयरन की कोई भी रॉड को रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, उसकी शेप तो बदलने वाली नहीं है रखने पर, या फिर कहीं भी लटका दीजिए, शेप बदलने वाली नहीं है। तो शेप क्या है, सेम रहती है, वॉल्यूम सेम रहता है। सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, यानी कि घने पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी हाई है। सॉलिड आर हैवी, भारी होते हैं, हैवी होते हैं। और सॉलिड डज नॉट फ्लो। कभी आपने देखा सॉलिड को फ्लो करते हुए? आपने आयरन का एक ब्लॉक है वो रख दिया, वो मतलब फ्लो करके निकल गया? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो सॉलिड डज नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरी प्रॉपर्टी शेप फिक्स होती है। तीसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी हाई होती है। चौथी प्रॉपर्टी है सॉलिड जो है वो हैवी होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में जब आपने देखा तो यहाँ पर दूसरी जो स्टेट है सॉलिड मैटर की, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। आप 1 लीटर जो है वॉल्यूम का वाटर लें तो उसकी शेप को बदल सकते हैं। जैसा कंटेनर में आप रखोगे, आप बोतल में रखा, बॉल में रखा, या फिर आप किसी प्लेट में रखेंगे, तो वैसा ही जो शेप ले लेता है। लेकिन शेप तो चेंज होगी, इसका मतलब शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहेगा। ये नहीं कि आपने बोतल में से निकाल करके बॉल में रख दिया और उसका जो है 1 लीटर से वो 2 लीटर बन गया, 1 लीटर से वो आधा लीटर बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन शेप उसकी आप देखोगे, जैसे कंटेनर में आप भर करके रखोगे वैसा कंटेनर की वो शेप ले लेता है। तो शेप जो है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। द टेकअप द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept liquid flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid। ठीक है, इसको हम फ्लूइड कहेंगे, यानी कि जो भी चीज़ फ्लो कर सके उसको फ्लूइड कहते हैं। और ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। प्रॉपर्टी अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नो फिक्स शेप, शेप इसकी कभी फिक्स नहीं होती है। मैंने कहा था जैसा कंटेनर में आप भर के रखोगे वैसा कंटेनर का ये शेप ले लेगा। थर्ड है इसमें लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड जो है डेंसिटी हाई रखता है, लेकिन सॉलिड जो है वो डेंसिटी हाई रखता है, लिक्विड उससे कम डेंसिटी रखता है। ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स जो है पास पास होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होगी। और लिक्विड के पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू सॉलिड दूर दूर होते हैं, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। दे कैन बी कंप्रेस्ड टू ए स्मॉल अमाउंट। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं बहुत कम अमाउंट तक, या फिर एक तरीके से नेग्लिजिबल, यानी कि नहीं कर सकते। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। मतलब क्या है, इनके पार्टिकल्स को हम हाथ से भी ऐसे हटा सकते हैं। पानी में हाथ इस तरीके से हम घुमा सकते हैं, तो पार्टिकल्स तो हटेंगे जहाँ जिस पाथ मतलब जिस जगह को हमारा हाथ जाएगा पार्टिकल्स हटेंगे। ऐसे सॉलिड में आप ऐसे हाथ को नीचे घुमा के दिखाओ, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स हाईली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए हमारा हाथ जो है पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन सॉलिड के अंदर हमारा हाथ जो है वो नहीं जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही हाईली तरीके से फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं कि लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, या फिर सॉलिड और गैस। देखिए, लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज़ हो सकता है, मतलब घुल सकता है, गैस भी घुल सकती है। तो ये सब क्या है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, घोल सकता है। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि कितने थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर सॉलिड में हमने देखा था बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसीलिए डेंसिटी जो है लिक्विड की वो सॉलिड से कम होती है। सो सम सॉलिड्स सम लिक्विड, कुछ सॉलिड्स और कुछ लिक्विड्स और कुछ गैसेस कैन बी डिज़ोल्व इन लिक्विड, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं।
रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड मतलब लिक्विड में जो घुलने की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज़ को घुलने की प्रॉपर्टी होती है, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी, दोनों में आप कलर डालो तो गर्म पानी में कलर बहुत जल्दी घुल जाता है, या फिर हनी डालो तो गर्म पानी में हनी बहुत जल्दी घुल जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो गर्म पानी के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ठंडे पानी के पास टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और हनी जो है गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि गैस इज़ ए टाइप ऑफ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनेट या फिर फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस एक इस तरीके का पार्टिकल्स है, उसकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैस कैन बी मेड अप ऑफ ए सिंगल एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिंगल एलिमेंट से जो है वो गैस बनती है। कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब। ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस सच एज एयर, और जो हमारे ये एटमॉस्फेयर में एयर है ये कई गैसों का मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, बहुत गैसेस है। तो ये सभी क्या हैं, इन सभी को एयर बोलते हैं, इनका सभी का मिक्सचर एयर कहलाता है। 2 या 3 गैसेस अगर देखें तो कंपाउंड कहलाएगा, और सिंगल गैसेस का पार्टिकल्स हो तो वो नॉर्मल गैस बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिएगा। प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा कि पार्टिकल्स कितने दूर दूर हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास, लिक्विड में थोड़े दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो स्पेस है वो गैस के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा होता है, और जो लिक्विड है उसमें थोड़ा कम होता है, और सबसे कम जो है स्पेस होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो गैस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो शेप फिक्स्ड है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। गैस कैन बी कंप्रेस इजीली, गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबाया जा सकता है। द शेप बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज स्पेस द स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स इज लार्ज, गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जिसको बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में डिफरेंस हम कैसे देखें। तो फर्स्ट है देखिएगा, हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, यानी कि वीकेस्ट जिसको बोल सकते हैं। हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, और गैस पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, हमें पता था कि सॉलिड में डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड में उसकी शेप तो डेफिनेट नहीं है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है, यानी कि शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स होती है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड में हाई डेंसिटी है, लिक्विड में लो डेंसिटी, और अगर गैस की बात करें तो वेरी लो डेंसिटी है। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, वैसे तो लिक्विड को भी नहीं कर सकते, लेकिन हल्का कर सकते हैं। हाईली कंप्रेस्ड जो है वो गैस को किया जा सकता है। अगर बात करें मोशन की तो केवल इसमें वाइब्रेशन हो सकता है सॉलिड में। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज स्लो, यानी कि बहुत स्लो पार्टिकल्स मूव करते हैं, और अगर देखें गैस में तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी हाई, मूवमेंट जो है पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है।
तो जितना ज़्यादा मूवमेंट हाई होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो देखिएगा सॉलिड में मूवमेंट नहीं है, केवल वाइब्रेशन है, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न वेरी लो। इसमें देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मॉडरेट होता है, यानी कि गैस से कम और लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा। और यहाँ इसकी बात करें तो वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और गैस के पार्टिकल्स जो है वो ब्राउनियन मोशन करते हैं। ब्राउनियन मोशन को बोलते हैं जिगजैग मोशन। जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसमें जो है एक पार्टिकल्स मूव करेगा, तो इस तरीके से, यानी किस साइड भी जा सकता है, इस तरीके से जो है किस साइड भी जा सकता है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं जिगजैग मोशन, मतलब डायरेक्शन पता नहीं वो किधर से किधर चला जाए। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखिए सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई भी हम मेटल लें, प्लास्टिक लें, उसको हमने गर्म किया जा रहा है, तो एक टेम्परेचर आएगा जिस पर क्या होगा, सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है वो मेल्ट्स हो जाए और लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नोट में देखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। सॉलिड जो जब मेल्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक हो रहा है, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स था वो ब्रेक होने लगा, तभी तो वो दूसरी स्टेट में चेंज होंगे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये बताता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स की जो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स की स्ट्रेंथ थी वो कितनी है। जैसे वो टूटने लगे तो इसका मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ही थी। जैसे हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का वो 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री पर आइस मेल्ट होने लगती है, तो 0 डिग्री को बोल सकते हैं 273 केल्विन, यानी हम 0.15 को न लिखते हैं। फ्यूज़न की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो फ्यूज़न क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को, जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो, तो उसको हम फ्यूज़न बोलते हैं। लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑल्सो नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी बोलते हैं। आइए कैसे। लेटेंट हीट या फिर एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ए फेस चेंज ऑफ ए सब्सटेंस। जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर फेस चेंज कर रहा हो, फेस का मतलब क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, लिक्विड से गैस में जा रहा हो, तो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या जो एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। फ्यूजन की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। दोनों ही एक ही होती है, जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है। लेटेंट हीट डज नॉट चेंज या फिर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से या फिर हीट के टेम्परेचर के चेंज होने से जो है लेटेंट हीट जो है वो चेंज नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, ओनली चेंज ऑफ स्टेट, केवल स्टेट के चेंज होने पर लेटेंट हीट जो है वो चेंज होती है। अब देखिएगा, द वर्ड लेटेंट, इसका मतलब होता है हिडन। क्या मतलब होता है, हिडन। अगर हम बात करें केवल लेटेंट हीट की, तो क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में बात हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, लिक्विड से वेपर में बात होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। पानी को हम उबाल रहे हैं, आग उसके नीचे जलाए जा रहे हैं, उसको हीट किए जा रहे हैं,
एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वाटर है वो उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो उस टेम्परेचर को, जिस टाइम पर वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे आता है बॉइलिंग इज द बल्क फेनोमेना, ये क्वेश्चन आता है, तो आइए देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज टू वेपर स्टेट। मतलब क्या है कि जब हम इस बीकर के नीचे आग जलाते हैं तो सबसे नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी लेकर के ऊपर जाएंगे और ऊपर के पार्टिकल्स नीचे आएंगे, और जब पूरा का पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा तब जाकर के बॉयल होना स्टार्ट होगा। ये नहीं कि एक पार्टिकल्स जो है वो टेम्परेचर उसने लिया और वही बॉयल होना स्टार्ट हो गया, नहीं। तो यानी कि पूरा का पूरा जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट तभी होगा जब वो सारा का सारा टेम्परेचर ले लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ का पानी बॉयल हो रहा है, एक तरफ का नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ का हो रहा है, इस तरफ का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो जब सारा एक साथ पानी जो है मतलब बॉयल होने लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं, बल्क फेनोमेना। ठीक है, मतलब जितना भी पानी है वो एक साथ ही बॉयल होता है, उसी को बोलते हैं बल्क फेनोमेना। तो यहाँ पर देखते हैं कि सॉलिड जो है अगर उसको हीट दी जाए वो चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड को अगर हीट दी जाए वो चेंज होता है गैस में। लेकिन गैस को अगर ठंडा किया जाए वो चेंज होता है लिक्विड में, और लिक्विड को अगर ठंडा किया जाए वो चेंज होता है सॉलिड में। ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइए देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कन्वर्ट 1 kg ऑफ मास लिक्विड इनटू वेपर। 1 kg ऑफ मास ऑफ लिक्विड यानी कि 1 kg या फिर 1 लीटर मान लो, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए बिना टेम्परेचर चेंज हुए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। मतलब लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगा। लेटेंट हीट को लिखते हैं L से, हीट को लिखते हैं Q से, और मास को लिखते हैं M से। तो ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q/M। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल, ये जूल की स्पेलिंग गलत है, JOULE होता है, जूल पर केजी, जिसको J पर केजी लिखते हैं। इस डायग्राम को अगर आप समझें तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम मान लें कि इस तरफ को हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इस तरफ हीट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉलिड रखा हुआ है जिसको आइस बोला जा रहा है। पहले हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और हीट भी हम देते रहेंगे। तो यानी कि हीट हमने यहाँ तक दी और टेम्परेचर हमने यहाँ तक दे दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर अब इंक्रीज़ नहीं होगा। यहाँ पर आए तो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा आगे तक, जब तक ये पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है और ये सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, सॉलिड से लिक्विड में। अब जब ये कम्प्लीटली लिक्विड में आ जाता है तो देखिएगा फिर से ये ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ से हीट और बढ़ी और यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर और इंक्रीज़ हुआ। लेकिन आगे जा कर के टेम्परेचर और टेम्परेचर जो है फिर से कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर, हीट तो आगे बढ़ेगी, देखिए हीट आगे बढ़ी लेकिन टेम्परेचर वहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हीट जो है यहाँ से यहाँ आ गई यानी कि आगे बढ़ गई लेकिन टेम्परेचर वही है, तो इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से गैस स्टेट में जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये फेज चेंज होता है। नेक्स्ट सब्लिमेशन आ जाएगा। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, देखिएगा कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऐसा एक सॉलिड सब्सटेंस जो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर स्टेट में बिना किसी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। देखिएगा जैसे अमोनियम क्लोराइड है, उसको अगर गर्म करते हैं वो तो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाईली सॉल्यूबल है वाटर में घुल जाता है। ठीक है, जैसे NH4Cl इसी का फॉर्मूला होता है, इसको गर्म करें तो NH3 यानी कि अमोनिया और HCl की वेपर मिलती है। अगर और एग्जाम्पल देखें कि सब्लिमेशन के और एग्जाम्पल क्या क्या हैं तो याद रखिएगा, कैम्फर है, आयोडीन,
अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल और एंथ्रेसीन जो है ये एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन की डेफिनेशन की बात करें तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड स्टेट जब चेंज होती है वेपर स्टेट में बिना किसी लिक्विड स्टेट में चेंज हुए तो उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। डिपोजिशन क्या बोला जाता है? डिपोजिशन का इसका उल्टा हो जाएगा। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। जब गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होती है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। लेकिन इसका उल्टा देखें तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर सब्लिमेशन, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन। एक ये चार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। केवल स्टेट को बताया गया है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना बोला जाता है फ्यूज़न, और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से अगर गैस में जाएं तो बोला जाएगा वेपराइजेशन, और गैस से अगर लिक्विड में चेंज हो तो बोला जाएगा कंडेंसेशन। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो, अभी बताया था सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो तो बताया था डिपोजिशन। इस साइकिल प्रोसेस को याद करिएगा। ये है फ्लो चार्ट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस in which a liquid changes to gaseous state at any temperature below its boiling point is called the evaporation। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैसेस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। जैसे ड्राइंग क्लॉथ सूखते हैं, कपड़े सूखते हैं, तो जब हम कपड़े सुखाते हैं क्या 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होता है? नहीं। जाड़ों में भी कपड़े सूखते हैं, बरसात में भी कपड़े सूखते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉइलिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर हो तब भी जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चला जाए, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, आगे रीज़न फॉर इवेपोरेशन क्या है? द रीज़न ऑफ इवेपोरेशन इज द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है तो तब जाकर के इवेपोरेशन का जो है कारण बनता है। तो रीज़न ऑफ इवेपोरेशन क्या है? द रीज़न ऑफ इवेपोरेशन इज़ द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर पार्टिकल्स के पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी तो इवेपोरेशन का कारण बन सकता है। इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? देखिएगा, सबसे पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। विंड अगर ज़्यादा तेज़ चलती है, जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ही तेज़ी से इवेपोरेशन बढ़ेगा। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जिसके अपोजिट इवेपोरेशन होता है, मतलब ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ होगी इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ होती है तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ होता है। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ होती है, क्योंकि आप देखते हैं बरसात में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एयर में, यानी कि नमी होती है, तो कपड़े जो है वो कम सूखते हैं, मतलब बहुत दिनों में सूखते हैं। लेकिन अगर गर्मी में देखें तो गर्मियों में जो है ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इवेपोरेशन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, कपड़ा बहुत जल्दी सूखता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। मतलब इवेपोरेशन अगर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड अगर बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। लेकिन ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। तो इस तरीके से हम जो है इनको देख सकते हैं। कूलिंग बाय इवेपोरेशन क्या है? कूलिंग बाय इवेपोरेशन ये है कि अगर हम मान लीजिए कि किसी ग्लास में वाटर को भर कर रख दें और धूप में रखा जाए, तो क्या होगा कि सनलाइट जो है इसको एनर्जी देगी और ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेकर के इवेपोरेट होते रहेंगे। वे पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे, फिर उसके नीचे के पार्टिकल्स एनर्जी लेके इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर और पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नीचे के जो पार्टिकल्स हैं ये भी अपनी एनर्जी ऊपर वाले पार्टिकल्स को देते रहेंगे। इसका मतलब क्या है
कि जब नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ऊपर वाले पार्टिकल्स लेते रहेंगे तो नीचे के पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम होगा और वे क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं कि घड़े में गर्मियों में पानी ठंडा क्यों रहता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक घड़ा है और बाहर से जो है इस तरीके से ये धूप है, तो क्या होगा, इस मिट्टी के घड़े में पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जो पानी रिसता रहता है। तो जैसे जैसे पानी जो है इस सरफेस पर आएगा तो इस सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर वाले पार्टिकल से एनर्जी लेंगे और बाहर से भी एनर्जी लेंगे और इवोपरेट होते रहेंगे। फिर से वो इवोपरेट होंगे, दूसरे पार्टिकल्स आएंगे, वो अंदर से और एनर्जी लेंगे। तो अंदर से एनर्जी लगातार कम हो रही है। तो लगातार जब एनर्जी कम होती है तो इसका मतलब क्या है, पानी ठंडा होगा और बाहर की एनर्जी अंदर जाएगी नहीं, तो लगातार पानी ठंडा रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कच्चे घड़े में पानी ठंडा रहता है। आगे देखिएगा, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग एज द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर देयर बाय प्रोड्यूसिंग ए कूलिंग इफेक्ट। यही हमने बताया कि अंदर के पार्टिकल जो एनर्जी लेते रहते हैं और एटमॉस्फेयर से एनर्जी अंदर जाने नहीं देते, इसलिए जो है वो ठंडा रहता है। वाटर वेपर इन एयर, अब देखिएगा यहाँ पर, देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी। मतलब क्या है कि वाटर वेपर जो है वो एयर में है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। तो क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज, यानी कि हमेशा रहती है, सम वाटर वेपर इन एयर। हमारे चारों तरफ की जो एयर है उसमें कुछ वाटर वेपर हैं लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देती है। द वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets convert to liquid state which we see as water droplet। मतलब क्या है कि अगर हम फ्रीज़र से बर्फ़ लेकर के किसी ग्लास में डाल दें और उसको ऐसे ही रख दें तो हम देखेंगे कि बाहर जो है उसके वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो कहाँ से आती हैं, यानी कि जो ग्लास का सरफेस है वो बहुत ठंडा है और बाहर के एटमॉस्फेयर में जो है वो लिक्विड यानी कि जो वेपर है वो मौजूद है। तो जब वेपर है तो उस ठंडे सरफेस यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंडा सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आकर के अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे और वो जो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाहर से जो नमी है, बाहर की जो नमी है जो उसके कांटेक्ट में आएगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है। इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो। बॉइलिंग क्या है, अपने एक टेम्परेचर पर होता है जो कि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग है। ठीक है, मतलब क्या है, लिक्विड है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो लिक्विड केवल 100 डिग्री पर ही बॉइल होगा। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है जो बॉइलिंग से कम हो। देखिए कैसे, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। बॉइलिंग में देखें तो बॉइलिंग टेक प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, ये केवल बॉइलिंग पॉइंट पर ही जाकर के बॉइल होता है। इट कॉजेज कूलिंग, ये कूलिंग का कारण बनता है। इट डज नॉट कॉज कूलिंग, ये कूलिंग नहीं देता है। इट इज़ सरफेस फेनोमेना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस, ये सरफेस से इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो बल्क फेनोमेना है, यानी कि एक साथ सारा का सारे वाटर बॉइल होगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें सॉलिडिफिकेशन, तो हमने बताया था कि लिक्विड से जब ठंडा होकर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इन विच द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस कूलिंग का जिसमें स्टेट ऑफ लिक्विड वो चेंज होती है सॉलिड स्टेट में, उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन है। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग इन विच द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब क्या है कि गैसेस स्टेट जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है ठंडी होकर के, मान लिया हमारे पास कोई वेपर है, पानी की भाप है, उसको ठंडा करें तो लिक्विड में आ जाएगी, तो वो प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन कहलाएगा। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो एंड होता है। तो 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप
पर स्टेटस पे लिंक लगाएं जिससे कि ये वीडियो दूर दूर तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।